बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, वफाकी बजट की अगर बात करें तो ख़ास तौर पर गाड़ियों के हवाले से एक बुरी खबर ये है कि 850 सीसी जो गाड़ियाँ हैं वो इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब बंदा तो पहले नहीं वैसे ख़रीद सकता था, मज़ीद जो है वो जिसकी कैपेसिटी थी वो भी आप ख़रीद नहीं सकेगा, महंगी हो चुकी हैं। चूँकि यहाँ पर जो है वो 18% सेल टैक्स की अगर बात करें तो लगा दिया गया है, तो अब ये गाड़ियाँ महंगी हो चुकी हैं। एक गरीब शख्स, एक ऐसा बंदा जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता था, छोटी गाड़ी खरीद सकता था 850 सीसी, अब वो भी नहीं खरीद सकेगा। इसके अलावा ये सेल टैक्स तमाम गाड़ियों के ऊपर लागू किया गया है, तो इससे गाड़ियाँ महंगी हो चुकी हैं। ये वफाकी बजट की बात अगर कर ले तो इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वफाकी बजट के अंदर मुलाजमीन के लिए, जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, उनके लिए अगर बात करें तो तनख्वाह जो है वो 7 या 10% बढ़ाने का ऐलान किया गया, लेकिन इसके ऊपर असम्बली में बहस होगी। इजाफा IMF की मंजूरी से मशरूत होगा, अगर IMF इजाज़त देती है तो ये जो है वो फ़ैसला मंजूर कर लिया जाएगा। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरी जान मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, 400% से ज़्यादा वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, तो इसके ऊपर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुलाजमीन भी होंगे और हमारे साथ कार डीलर एसोसिएशन के जो है वो रहनुमा भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारफ़ करवा दूँ, हाफ़िज़ सजाद साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम हाफ़िज़ साहब, आपको कहते हैं प्रोग्राम में। आसिफ अख्तर खान साहब सीनियर वाइस चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। वेलकम आसिफ साहब। ज़ियाउल्लाह खान नियाज़ी साहब सदर पंजाब एपका, उनसे बात कर लेते हैं, तनख्वाहों के हवाले से बात करेंगे। और इस तरह शफीक गुजर साहब जनरल सेक्रेटरी पंजाब एपका मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाड़ियों के हवाले से बात करेंगे। एक बड़ा जो है वो बुरी खबर इसको कहेंगे, बड़ा फैसला तो नहीं कहेंगे लेकिन बुरी खबर ज़रूर है कि शहरियों के लिए जो गाड़ी 850 सीसी खरीदना चाहते थे, अभी उनका प्लान था, लेकिन अब वो महंगी हो चुकी हैं। अब बजट के आते ही जो है वो उसमें 18% सेल टैक्स लगा दिया गया है। हाफ़िज़ सजाद साहब, ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, ये बहुत बुरी खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए, और वो आवाम जो पहले ही बहुत ज़्यादा पीछे हुए हैं और एक इंडस्ट्री जो पूरी तबाह हो चुकी थी, उसके लिए मज़ीद इतनी बुरी खबर कि आप जो 660 सीसी गाड़ी है, मिसाल के तौर पे ऑल्टो है, उस पर पहले GST था 12.5%, अब उस पर GST कर दिया गया 18%। गाड़ी की पहले कीमत थी, जो इसका टॉप वेरिएंट है उसकी बात करते हैं तो 31,40,000, अब हो जाएगी 32,93,000, यानी 1,53,000। 1.5 लाख से जायद सिर्फ यहाँ पे उस पर इजाफा कर दिया गया। और अब इसमें एक और टैक्स भी लगा दिया गया। वो टैक्स ये है कि जी जो न्यू एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे एक टैक्स आ गया, वो टैक्स भी इस पे 1% लगा दिया गया। 1000 सीसी तक 1% लगाया गया, और उसके ऊपर 1300 सीसी तक 2%, और 1800 सीसी तक वो 3% लगा दिया गया। तो एक टैक्स की ऐसी भरमार है कि एक छोटी सी, जो एक आम आदमी गाड़ी चलाता है, हमने शबर जैदी साहब से मुलाकात की जिस वक्त वो चेयरमैन FBR थे, तो उन्हें ये बात समझाई, उन्हें समझ आ गई। उन्होंने ये टैक्स हमारे कहने पे, हम इस्लामाबाद जाके मिले, उन्होंने रिड्यूस कर दिया, लेकिन समझ से बाहर है कि एक बंदा जो सुजुकी ऑल्टो लेता है और वो पता नहीं बेचारा किस्तों पे लेता है, सोना बेच के लेता है, किस तरह लेता है, कोई खुदा का खौफ नहीं है। आप उस पर GST बढ़ा रहे हैं और उसके अंदर आप इजाफा कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताता चलूँ कि एक ये जुल्म नहीं है, 2 टैक्स अभी लग गए, GST 12.5 से 18% हो गई, और उस पर NEV के नाम से एक नया टैक्स लगा दिया गया कि जी जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हमने सब्सिडाइज करना है, वो वाला सारा जो बोझ है वो इन गाड़ियों पे आएगा। एक और चीज़ देखें, 660 सीसी गाड़ी आपने ली, उस पर लाइफ टाइम टोकन आपने पे कर दिया। 1000 सीसी तक गाड़ियों पे आपने लाइफ टाइम टोकन पे किया, आपने अगले बंदे को बेच दी। यार आपने एक लाइफ टाइम टोकन था गाड़ी के ही, बस आपने टोकन ले लिया, लाइफ टाइम टोकन, अगले बंदे ने अपने नाम करवाई, आपने फिर उससे लाइफ टाइम टोकन लेते हैं, फिर वो यानी वो फिर देगा दोबारा। सर वो ये जुल्म चल रहा है। और ये सिर्फ मैंने लाइफ टाइम जो है वो टोकन अगर दे दिया, मैंने आपको फरोख्त की गाड़ी, हाँ, अब फिर जब आप लेंगे तब फिर आप फिर सर देंगे। मैं फिर उस पर लाइफ टाइम टोकन दूंगा। भाई आपने एक गाड़ी से लाइफ टाइम टोकन ले लिया, फिर उस गाड़ी पे दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, और ये सारा उस तबके के साथ आप कर रहे हैं जो बिल्कुल ही पिसा हुआ है, जिसके घर में पता नहीं बेचारे वो किस तरह गुजारा करते हैं। आप उस पे टैक्स लगाई जा रहे हो। फिर एक और जुल्म सुने, दूसरा जुल्म ये किया इन्होंने कि जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं दुनिया भर में उनको रिलैक्स किया जा रहा है। आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कोई प्लान नहीं, आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उनके ऊपर भी 18% सर उन पे 8.5% था टैक्स, अब कितना है? अब 18% कर दिया। अब तो मसावी कर दिया, हर एक के ऊपर कर दिया। ये कौन सा आपने मसावात कायम की है? यहाँ पे मसावात कायम इस तरह होती है कि आप 18 वाले को नीचे करते,
ठीक है। आप दूसरी तरफ कहते हैं कि जी देखें गाड़ियां बिक नहीं रही, इंडस्ट्री को हम प्रमोट करना चाहते हैं। आपने क्या किया, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखें जो पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी पे टोयोटा की गारंटी पे आ जाते हैं हम। आप देखिए इनके अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है, इतने नॉनसेंस लोग बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी सीटों पे कि जो गारंटी है उसकी कीमत थी 75,49,000, अब उसकी कीमत बढ़ के 76,99,000 हो गई। यानी वहां पे आप तो 2-2 लाख रुपए बढ़ा रहे हैं। और उसके मुकाबले में मैं अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करता हूं तो सॉरी हाइब्रिड गाड़ियों की, तो हेवल जो है वो पहले जो थी 1,17,00,000 रुपए की थी, अब उस पे 10,28,000 रुपए का इजाफा हो गया। उसके ऊपर तो ज्यादा फिर इजाफा हुआ। सर आपने इसका हाइब्रिड मतलब है कि उसको जो है वो उसको उस फैसले के ऊपर पूरी दुनिया में आप कह रहे हैं कि इस तरह जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनको तरजीह दी जाती है, टैक्स कम रखा जाता है, ये आप कह रहे हैं। अब ये कहते हैं मुसावात हमने कायम कर दी। यार ये कैसी मुसावात है कि आपने हाइब्रिड गाड़ियों पे 8.5% से टैक्स उठा के 18% कर दिया। हौसला अफजाई की जगह हौसला शिकनी की गई है। हौसला शिकनी कर रहे हैं। पेट्रोल गाड़ियों पे आपकी 2-2 लाख रुपए कीमत बढ़ रही है, बिल्कुल और ठीक है। हाइब्रिड गाड़ियों पे आपकी 14 लाख रुपए तक कीमत बढ़ी है। बिल्कुल। मतलब आसिफ उसमें- अख्तर खान साहब की तरफ चलते हैं। खान साहब आप क्या कहेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाले से बात करते हैं। भाईजान, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब कह यही सकते हैं कि भाई हमारा कुछ भी नहीं बनने वाला। ये कोई भी नया टैक्स इनको आता है ना नज़र, तो वो गाड़ी पे थूम देते हैं। इंसान की ज़िंदगी में कहीं भी आप चले जाएं, सबसे ज़रूरी एक घर है और एक गाड़ी है। यहाँ पे आप घर ले सकते हैं लेकिन गाड़ी नहीं ले सकते। आप देखिए 35 लाख रुपए की आपको आल्टो पड़ रही है, वो भी अब रेंज से बाहर हो गई है, वो बंदा नहीं ले सकता गाड़ी। और 50 लाख रुपए की रेंज में अगर आप हमारे पास आते हैं ना 50 लाख रुपया लेके, तो हम आपको कोई गाड़ी नहीं दे सकते। पाकिस्तान 50 में कोई भी नहीं आएगी। कोई गाड़ी नहीं। अब ये देखें कि 17 और 18 मॉडल की 20 मॉडल की पुरानी गाड़ियां कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लेके आए। वो जो लोग हैं उनको पता नहीं तो कोई ऑप्शन है कोई नहीं, वही उन्होंने डबल कीमत में कर दी है। जिस गाड़ी की इनवाइस 25 लाख थी वो 55 लाख रुपए की बिक रही है। खुदा का अजाब इस मुल्क पे आया हुआ है। जो मिनिस्टर है राणा जिसने तनवीर फरोख्त साहब, करनी लेनी भी तो है ना। अब मेरा ख्याल है ना कोई फरोख्त करे ना कोई ले, बस वो जिसके पास जो है वो चलाए। अब वो जो 50 लाख रुपए की बंदा गाड़ी बेच रहा है वो क्या लेगा? वो ये कहता है कि बस यार यही चलाई जो थोपी जो। अब हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके पास तो माशाल्लाह 8-8, 10-10 गाड़ियां प्रोटोकॉल में भी चल रही हैं। उनको तो उनके पास एहसास तो नहीं सरकारी है, भी होंगी ना। सरकारी भी हैं। उनको क्या एहसास है कि एक बंदे के लिए आल्टो, एक बंदा गरीब जिसकी 2 लाख पे है, वो कैसे गाड़ी लेगा? उसने बच्चे पढ़ाने हैं, उसके अपने अखराजात हैं। और दूसरा ये देखें 10-10 लाख रुपए गाड़ियां महंगी। मुल्क में क्या ऐसा कौन सी करेंसी आ गई हमारे पास जिससे हम गाड़ियां खरीदें, ज़्यादा टैक्स दें? कौन सा बिजनेस चल रहा है हमारे पास? कोई बिजनेस की सूरत हाल इतनी बैड हो गई है, इतनी कि ये हमें मजबूर कर रहे हैं। जिस तरह लोग मुल्क छोड़ के बाहर जाके अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपने शोरूम बंद करें और बाहर चले जाए। यहाँ पे हमने जनाब 2 माह से कारोबार नहीं किया कि हर बंदा हमें फ़ोन करके मिलता है, फ़ोन करता है कि जनाब गाड़ियाँ बड़ी सस्ती हो रही हैं। ये क्या गाड़ियाँ बात बड़ी है, सस्ती हो सस्ती रही क्यों हो रही थी? खबरें सुनी थी कि सस्ती खबरें हो रही है। यही थी कि ये तो उल्टा IMF हो गया, महंगी हो गई है। हमने इसलिए ये बात सुनिएगा, हमने इसलिए इस बात पे यकीन कर लिया कि हमारे मुल्क में कुछ भी होता है ना तो कहते हैं जी IMF ने कर दिया। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल। ये न्यूज़ आप आपके मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात कर ले तो इनको जो मिलना है सर इजाफा, जो भी इस वो मुल्क में IMF इन्होंने इजाजत जुल्म देगा करना- तो इनको मिलना हाँ है। जी, जो भी तो IMF की जो न्यूज़ चल रही थी कि IMF ने कहा जी इनको ये जो इंपोर्ट की गाड़ियाँ और हाइब्रिड गाड़ियों में और इलेक्ट्रिक में रिलीफ दें और हमारे मुल्क में अल्लाह ताला माफ करे पूरी दुनिया में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं हम, और हम अभी फिर पेट्रोल पे भाग रहे नहीं, हैं। लेकिन आसिफ अख्तर खान साहब बात तो ये है कि IMF ने कहा कि रिलीफ दें। हाँ, तो तो यही रिलीफ तो आपको बात जो है है। वो- ये ये देखें रिलीफ कि- ये कि दे 10-10 लाख रुपए हाइब्रिड गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं। ये उन्होंने relief कहा है कि हमारे। आपने इसका इतनी- मतलब है कि IMF को कोड करते हैं जब उनकी ड्यूटी बात बढ़ानी हो। जिधर दिल करता है मानते हैं, जिधर दिल करता है नहीं मानते। बिल्कुल हाँ। जी, बिल्कुल ऐसा है कि हमारी तरफ तो जी मैं वज़ीर बिल्कुल आज़म ठीक है। मियां खान साहब, नवाज मैं शरीफ दोबारा साहब आपकी से तरफ आता हूँ। मैं यहाँ पे साथ जो है वो मुलाजमीन का मौका भी ऐड कर लें। मेरे साथ ज़ियाउल्लाह खान नियाज़ी साहब सदर ऐपका पंजाब हैं। ज़ियाउल्लाह नियाज़ी साहब मुझे ये बताएं कि 10% तनख्वाहें अब आपको इजाफा करने का तो कह दिया उन्होंने, IMF बशर्त ये है कि IMF माने, तो अब आपको क्या एतराज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ, आपका मशकूर हूँ कि आपके चैनल ने हमेशा मुलाजमीन की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाई है। इसमें मियाँ साहब ये जुल्म सितम इस मुल्क में शुरू से चल रहा है। ये जहाँ पे जो एक तफरीक पैदा की गई है ये आपके सामने है। जो सरकारी मुलाजम होता है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ के आता है, एक एडवर्टाइजमेंट अखबार में देते हैं, एक MOU हमारे साथ साइन करते हैं
कि आपने फलां टर्म पे आपने हमारे पास अपॉइंट होना है। अब वो टर्म हमारे साथ इन्होंने डिसाइड की 30 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले। जब अब हमारी रिटायरमेंट नज़दीक आ गई है तो इन्होंने क्या किया कि हमारी जो पेंशन है उसके ऊपर कट लगा दिया। अब मैं सबसे पहले तनख्वाहों के ऊपर आता हूँ। तनख्वाहों में ये जुल्म हुआ है कि 10% इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है और महंगाई जो है वो 100% बढ़ती है और मुलाजम जो है पूरा साल देखता है, साल के बाद हमारी एक तनख्वाह बढ़ती है। गाड़ी तो आप नहीं ले सकते क्योंकि गाड़ियां भी महंगी हो गई हैं। सर गाड़ी क्या, हम खाना के बारे में सोच रहे हैं, खाने का लाले पड़ रहे हैं, हमारे बच्चों की फीसों की हमें परेशानी लग गई है, हमें किराए की आप गाड़ी का सोच ही नहीं सकते। गाड़ी का कहाँ, फीसें पूरी हो जाए और खाना पूरा हो जाए। हम तो ये गाड़ियों की बात सुनकर हमारे लिए तो अजूबा है ना, तो हम तो सिर्फ अब खाने की हमें तो परेशानी है कि हमने बच्चों को खाना किस तरह खिलाना है। अब जो महंगाई 100% बढ़ी है और उसके ऊपर हमें रिलीफ क्या दे रहे हैं, 10%। ये जुल्म की बात है, इंतहा की बात है। और भाना क्या है, IMF को नहीं, अब वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया तो अब तब्दील कैसे होगा? सर पंजाब ने वही फैसला करना जो वफाकी हुकूमत ने फैसला सर अब 18वीं तरमीम के तहत सूबे आज़ाद हैं। हम उम्मीद करते हैं मोहतरम मरियम नवाज साहिबा से वज़ीर आला पंजाब से कि वो इन गरीब मुलाजमीन की तरफ देखे। ये 15 लाख मुलाजमीन हैं, 15 लाख मुलाजमीन, 15 लाख फैमिलीज़ हैं। हर मुलाजम अपने घर का सरबराह है और हर मुलाजम के पीछे कम से कम 5 से 10, 15, 20 वोट है। हमने वोट इनको दिए हैं मुलाजमीन ने, और मुलाजमीन के साथ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का वादा था कि हम आपका लीव इनकैशमेंट भी वापस करेंगे, हम आपका जो 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन जो हुआ है वो भी वापस करेंगे, जो 17A था वो भी वापस करना था। लेकिन अब ये जुल्म हो गया है कि ना हमारा लीव इनकैशमेंट वापस हुआ, जो 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन इन्होंने किया है वो इतना जालिम है। मियाँ साहब यकीन करें कि जिसको 30 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद मिल रहे थे अब उसको मिल रहे हैं 13 लाख 14 लाख रुपए। वो डिडक्शन जारी है, डिडक्शन की जा रही है, हो रही है, 2 दिसंबर से हो रही है। आपने एक धरना भी दिया था, उसका क्या बना? उस धरने का अब हमारे साथ वादे वईद हुए थे। अब पिछला जो हमारा धरना था उसमें राना सनाउल्लाह साहब खुद आए थे, उसने हमारे से वादा किया था और उसने हमारे साथ पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया था कि हम आपके तमाम मामलात, तमाम मुतालबात मानेंगे। फिर मैं राना सनाउल्लाह साहब को जाके फैसलाबाद मिला हूँ, वहाँ पे अपनी डिमांड उनको दी है कि जो हमारा जो लीव इनकैशमेंट का मामला है, हमारा 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन है पेंशन इस्लाहत का, खुदा रहा ये वापस करें। ये सिर्फ पंजाब के अंदर हो रहा है, पंजाब के अलावा किसी सूबे में नहीं है। पंजाब के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है कि पंजाब ने हमेशा नून लीग को वोट दिया है, लेकिन अब उसका सिला पंजाब को हमें ये मिल रहा है कि जो जुल्म हो रहा है वो सरकारी मुलाजमीन के ऊपर पंजाब के अंदर हो रहा है, वो किसी सूबे के अंदर नहीं हो रहा, ना वफाक के अंदर हो रहा है। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो हम डिमांड करते बात कर लें ज़ियाउल्लाह साहब, तो टैक्स भी सबसे ज्यादा आप देते हैं। टैक्स भी सबसे ज्यादा हम देते हैं, तो फिर भी आपके साथ ये ज्यादती? सर जी बहुत बड़ी ज्यादती है। और आप पिछले 10 बजट उठा लें, 10 तमाम सूबों के बशमूल पंजाब के, उन 10 बजट में पंजाब के मुलाजम की तनख्वाह 40% कम है। ठीक है, तो अब क्या मुतालबा, कितने फीसद बढ़े तो फिर आप कहते हैं कि जी आपका हमारा मुतालबा चल जाएगा? हमारा सर मुतालबा 100% है। क्यों? वजह कम अज कम उसमें देखो, वजीर की तनख्वाह इन्होंने 860% बढ़ाई है 17 दिसंबर 2024 को बढ़ाई उनकी, ठीक है, क्योंकि वो वजीर बेचारा गरीब है। इसके अलावा MPS की तनख्वाह इन्होंने बढ़ाई है 426 गुना। और इसके अलावा इन्होंने, लेकिन वो आपसे काम भी तो ज्यादा करते हैं ना, ऐसा ना करें सर सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं। ये बजट जो वो पूरा डिपार्टमेंट संभालते हैं, पूरा देखते हैं सर, ये फिर हर चीज देखते हैं, पूरा पंजाब देख रहे होते हैं, इस तरह ना करें आप। सर ये जो बजट अब पेश हो रहा है, कल भी पेश हुआ है, अब आगे पेश होगा, इन्होंने तो एक पढ़ के दे देना, ये सारा बजट तो हमने बनाया है, सारा अगर आप आपके 400% बढ़ा देंगे तो फिर बाकी महकमे कैसे चलाएंगे? सर हम ये कह रहे हैं कि हम नाइंसाफी के ऊपर बात कर रहे हैं कि इस गरीब मुलाजम की मुनासिब तनख्वाह बढ़ाए, इज्जत के साथ हम रोटी भी खा सकें। इसके मैं एक और ऐड करूंगा कि जो पेंशनर बेचारे हैं, जो पेंशन है वो भी हमारा एक लिबास है। ठीक है, वो रिटायरमेंट के बाद हमारा लिबास है। अब जो बंदा
60 साल की उम्र में रिटायर होता है, कम से कम 3 बीमारियां साथ लेके जाता है। बिल्कुल उसमें ऐसा ही है। ब्लड शफीक गुज्जर प्रेशर साहब है। से बात कर रहे हैं। शफीक गुज्जर साहब बताइएगा कि हुकूमत ये समझती है कि सरकारी मुलाजमीन उनके ऊपर एक बोझ है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपकी तनख्वाह कैसे वो बढ़ा सकते हैं जो आप मुतालबा कर रहे हैं कि 100% आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम अपने मुलाजमीन की, अपने रिटायर्ड मुलाजमीन की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचा सकें। मैं आपका मशकूर हूँ। देखें मियाँ साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ख़जाने खाली हैं, इनके पास कुछ नहीं है, आप बोझ हैं सरकारी मुलाजम। सरकारी मुलाजम मियाँ साहब बोझ नहीं है। इन्होंने अपनी तनख्वाहें रातों रात बढ़ा लेते हैं। आपके सामने है 950% तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया, MP की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया, सेनेटर की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया, मिनिस्टर साहिबान की, वफाक में इनकी तनख्वाहों में देखें 100% नहीं 850%, 950% तक इन्होंने इजाफ़ा किया है। सरकारी मुलाजम कैसे बोझ हो सकता है? सरकारी मुलाजम के लिए तो जब आप रात को एक सरकारी मुलाजम सोता है, सुबह जब वो बाज़ार जाता है तो कीमतें कुछ और होती हैं, रात को कुछ और होती हैं, सुबह को कुछ और होती हैं। पेट्रोल की कीमत देखें, हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। तो सरकारी मुलाजम इन पे कैसे बोझ हो सकता है? सरकारी मुलाजम, कोई भी मुलाजम, आपने बात की है कि आपकी तनख्वाहों में अगर गवर्नमेंट 10% से ज़्यादा इजाफा करती है तो दूसरे महकमों का क्या बनेगा? मियाँ साहब हम लेकिन शफीक गुज्जर साहब एक और आपके ऊपर सवाल ये है कि आप जब एहतजाज करते हैं तो हुकूमत ये समझती है कि आप इंतशार फैला रहे हैं और उनकी तरक्की की राह में रुकावट है, तो ऐसी बात, ये बात दुरुस्त है? जी मियाँ साहब, ये कैसे हो सकता है? ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन पाकिस्तान की वाहिद एक मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है जिसने जब भी एहतजाज किया है कभी भी फूल की पत्ती तक को नहीं तोड़ा। ये कैसे कह सकते हैं कि हमने जब भी एहतजाज किया है कोई नुकसान किया है? आज दिन तक आप भी बता दें, हमारे प्रोग्रामों में भी आप आते हैं, जब हम एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं, स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कभी प्रेस क्लब के सामने हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कभी सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, कभी पंजाब असम्बली के सामने प्रोटेस्ट करते हैं। आप ही बता दें कब हमने कोई इंतशार फैलाया है? हमारी तंजीम, हम तो कहते हैं, अपने साथियों से भी कहते हैं, अपने वर्कर से कहते हैं, अपने लीडरान से कहते हैं कि किसी को ना तो किसी को गाली देनी है और ना ही किसी किस्म का कोई नुकसान करना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम की तरफ से कभी भी हमारी तंजीम के किसी वर्कर ने, किसी लीडर ने फूल की पत्ती तक को नहीं तोड़ा। ऐसी कोई बात नहीं तो है। अभी भी आपको उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत के फैसले को नहीं मानेगी और अपना कोई फैसला करेगी, 10% से ज़ायद तनख्वाहें आपकी बढ़ा दी जाएंगी? ये सब देखें, हम तो उम्मीद करते हैं, हुकूमत पंजाब से हम दरख्वास्त भी करते हैं कि जिस तरह महंगाई में इजाफा होता है, जिस तरह आप हर 15 रोज बाद लेकिन हुकूमत ये नहीं मान रही कि महंगाई हुई है, हुकूमत कह रही है कि महंगाई कंट्रोल की है। ये बता दें कि कौन सी कीमतें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे कंट्रोल किया है? तारीख की सबसे कम सतह पर महंगाई है इस वक्त, हुकूमत का ये मौकफ है कि तारीख की कम सतह पर महंगाई है, हुकूमत का ये मौकफ है। ये हुकूमत तो कह सकती है ना। हम बात तो है कि हमारे मुलाजमीन, गरीब आवाम जो है, उनसे कभी पूछें, कभी उन्होंने ये कहा हो कि महंगाई कम है? अगर महंगाई कम है तो आपको भी नजर आएगी। किसी गरीब आदमी से पूछ रहे हैं, किसी सरकारी मुलाजिम से पूछें, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाफिज सजाद साहब, यहाँ पर तो हर शोबा ही जो है वो रो रहा है। सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है और जिस तनासब से उनकी तनख्वाह इजाफा करने का कोई वादा किया गया, IMF मानता है, IMF अगर मानता है तो फिर इजाफा किया जाएगा, लेकिन आपका इधर उल्टा है। इधर आपको कहा गया कि आपके शोबे को IMF ने वाज़िया कहा है, आपने बताया कि रिलीफ दिया जाए, तो आपको रिलीफ दे दिया? सर रिलीफ कहाँ दिया? हर चीज़ ये महंगाई को डाल देते हैं IMF पे। जब IMF ने ये डिमांड की, अच्छा IMF तो बेसिकली कहता है कि गवर्नमेंट जो अशराफिया हमारी एलीट क्लास है वो अपने जो खर्चे हैं वो घटाए, तो खर्चे तो आप मुसलसल बढ़ा रहे हैं।
और दूसरी तरफ जब IMF कहता है कि एक हेल्दी कंपटीशन दें इस मार्केट को, और इस मार्केट के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और इसके अंदर लोगों को गाड़ियाँ सस्ती ताकि मिलें, उस वक्त आप कहते हैं नहीं जी हम कर नहीं सकते। ऊपर से आपने देखे जुल्म ये कि वो गाड़ी आप कहते उस गाड़ी को प्रमोट करना चाहते हैं और सस्ती करना चाहते हैं जो 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर एवरेज दे रही पर लीटर, और वो गाड़ी जो हाइब्रिड है और 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर 24 किलोमीटर 35 किलोमीटर करती है। पिछले बजट में आपने 24 के बजट में मिनिमम अब किसी ने हाइब्रिड गाड़ी अगर खरीदनी हो तो कितना बजट हो? सर आप तो देखें, अब प्रियस जो अगर इंपोर्टेड की बात करें तो उसकी कॉस्ट ही 1 करोड़ से ऊपर है उसकी कॉस्ट है, जो कि 50-55 लाख रुपए में मार्केट में आ जाती थी, अब उसकी कॉस्ट चलेगी 1 करोड़ से ऊपर। और अगर आपने पेट्रोल गाड़ी खरीदनी है तो वो आपको उस पर 2-2 लाख रुपए इजाफा किया इन्होंने। मतलब मैं सबसे बड़ी गाड़ी है कार्निवल पेट्रोल में 3.5 लीटर के साथ, उस पर 5 लाख रुपए इजाफा हुआ, 1 करोड़ 75 लाख की गाड़ी है और उसमें 5 लाख रुपए बढ़े। और अगर आप एक हैवल जो लोकल गाड़ी है और वो हाइब्रिड है और 18 किलोमीटर एवरेज दे रही थी इन सिटी, उस पर आपने जो इजाफा किया वो 11 लाख के लगभग उसमें इजाफा कर दिया। तो कहीं पे तो रुके ना आप, IMF की हर चीज़ आप IMF पे डाल देते हैं। आप देखिए इंटरेस्ट रेट नीचे आया 22% से लेके 1 साल के अंदर वो इस वक्त 11% पे स्टैंड कर रहा है, डॉलर स्टेबल हो गया। लेकिन गाड़ियों की एक ऐसी इसमें कौन सी मुसीबत आ गई है कि गाड़ियों की कीमत बढ़नी है। और दूसरी तरफ एक लोकल मैन्युफैक्चरर जो हैं वो मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, असेंबलर हैं। अच्छा ये टैक्स उन्होंने लोगों पे डाल देना है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेट कोई नहीं था। IMF यही कहता था कि ये एक गाड़ी में 2-2 मिलियन 4-4 मिलियन प्रॉफिट कमाते हैं। अब देखें टोयोटा के CEO एक टीवी शो में बैठ के कहते हैं कि हमारी जो फॉर्च्यूनर है और रीवो है उस पे हम 40% लोकल माल लगा रहे हैं, 60% इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या इनके पास ये इनके पास इसलिए गवर्नमेंट इनको यहाँ पे फैसिलिटेट करती है कि ये 60% आउट ऑफ 100% ये इंपोर्ट करें। तो अगर इंपोर्ट ही करना है तो IMF भी यही कह रहा था। आप कहते हैं कि जी 96 लाख रुपया हमारे पास आता है, भाई 96 लाख रुपया आपके पास इसलिए आता है कि आपने लोकलाइजेशन नहीं की उस पर, आप आज तक इंपोर्ट में बैठे हुए हैं। और ये जो आप 40% कहते हैं ये भी नहीं हो सकता कि ये 40% हो, ये भी मतलब को 10% हार्डली 20% जो इन्होंने को उसमें लगाना होता है मटेरियल वो लगा रहे थे, बाकी ये सारा इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट को सस्ता करने के बजाय IMF की बात करते हैं आप, IMF। लेकिन जब IMF कहता है कि लोगों को रिलीफ दें, लोगों को कुछ भला हो जाए और कि हेल्दी कंपटीशन आए, उस वक्त आप IMF भूल जाता है। और आप क्या करते हैं कि जी हमने सिर्फ जो है उसमें जो पेट्रोल गाड़ी है उनको सस्ता करना है। और तारीख क्या बदतरीन बजट है ये गाड़ियों के हवाले से। अगर गवर्नमेंट इसको वापस नहीं लेती, हमारी जो तंजीम है, हमारे चेयरमैन बख्त मीरजान साहब, हमारे पेट्रोल इन चीफ है शहजादा सलीम खान साहब, उनसे हमारी बातचीत हुई तो है। आप भी एहतजाज करेंगे? हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। ये तो कोई बात नहीं है कि आप पेट्रोल गाड़ियों को सस्ता कर रहे हैं और आप हाइब्रिड गाड़ियों पे टैक्सेस लगा रहे हैं और कोई किसी अच्छा इसकी वजह से क्या वजह हो सकती है? सर इसकी रीजन कोई ना कोई रीजन तो रीजन सिर्फ ये है कि जो बजट बनाने वाले लोग, जिस तरह अभी ये मिनिस्टर साहब की बात कर रहे थे, नहर लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमने अपनी मार्केट को आगे कैसे लेकर चलना है। देखिए एक सादा सी बात थी, आप पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल गाड़ियों पे बैन लगाएं, आपको पेट्रोल गाड़ियों की प्रोडक्शन को खत्म करना है, सारी दुनिया उसको खत्म करने की तरफ जा रही है। आप पेट्रोल गाड़ी अब आपने सस्ती कर दी, तो यही चाहती है सर हुकूमत नहीं चाहती ना ये। और आपके अमली इकदाम क्या हैं? अमली इकदाम ये हैं कि आपने पेट्रोल गाड़ियों पे 2-2 लाख रुपया, गारंटी पे 3 लाख रुपए इजाफा किया और उसके मुकाबले में जो हाइब्रिड गाड़ी थी उसी प्राइस की उस पर आपने 10 लाख रुपए इजाफा कर दिया। तो आप प्रैक्टिकली तो डिस्करेज कर रहे हैं हाइब्रिड गाड़ियों को। अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं हाइब्रिड गाड़ी 1 करोड़ 30 लाख की लूँ और पेट्रोल गाड़ी में 90 लाख रुपए की जिटोर है उसके अंदर 3 लाख रुपए इजाफा हो, मैं उसे छोड़ के मैं दूसरी गाड़ी की तरफ जाऊँ तो क्यों जाऊँ? कोई रीजन मुझे बता दें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो पैसे मैंने वहां पे 5 मिलियन एक्स्ट्रा देना है वो 5 मिलियन तो अगले 5 साल में मेरे पेट्रोल में पूरे नहीं हो रहे। तो हुकूमत के पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनको ये जो एक पूरी मिनिस्ट्री है जिस तरह अभी आप समझते हैं कि स्टेक होल्डर्स अगर साथ बैठ कर कोई तजावीज दे देते तो ज्यादा बेहतर होता? वो स्टेक होल्डर तो आसिफ खान साहब, वही स्टेक होल्डर्स जो हैं वही तो टोयोटा होंडा से पैसे पकड़ के ना छोटी गाड़ियां पाकिस्तान में आने दे रहे हैं और ना वो इन गाड़ियों पे हमें हाइब्रिड और ये इलेक्ट्रिक पे जाने दे रहे हैं। जब वो देखते हैं कि ये गाड़ियां आ जाएंगी और हम कहाँ जाएंगे, वो बैग लेके भाग जाते हैं इधर उधर। हमारे लिए तो देखिए हम इंपोर्ट की गाड़ी नहीं ले सकते, इंपोर्ट का रास्ता हमारा चोर रास्ते से गाड़ी मंगवाते हैं। ये क्या वजह है? वजह ये है क्यों है इंपोर्ट का रास्ता? ये मैं वजीर आज़म जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो गाड़ियों का शोबा है इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। कोई तवज्जो नहीं है, इतना बड़ा कारोबार है। मिनिस्टर को छोड़कर डायरेक्ट वजीर आजम के वजीर आजम जब नजर रखेंगे कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं, कौन हम क्यों नहीं मंगवा सकते गाड़ी?
ये ओवरसीयर ही गाड़ी मंगवा सकता है, मैं क्यों नहीं मंगवा सकता? क्यों नहीं मंगवा सकता? इसको जब मैं commercial पे करता करें, हूं, जो इसको उसूल कमर्शियल है। करें, एक रास्ता बताएं। हम टैक्स IMF देते भी हैं। कह रहा है इसको कमर्शियल देखिए करें। पहले आपने गाड़ी ली, वो तो 10 लाख रुपए महंगी हो गई है। अब इसको जब नंबर आपने 15 लाख रुपए का लगवाना है तो फिर आप टैक्स 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 देते रहें। फिर ये है कि गाड़ियां लोग अब चलती ही देखते हैं अमीर लोगों के पास, तो गरीब आदमी, अब भाई बैठे यही बात कर रहे थे, अब ये बंदा जब 1.5-2 लाख रुपए पे लेगा, वो कैसे गाड़ी लेगा? अपना घर चलाएगा? गाड़ी 30 लाख से 30 लाख की गाड़ी नहीं, अब खुद ही देखिए 35 लाख रुपए की 35 आल्टो की है। आल्टो आ रही है। आल्टो है, और आल्टो में बैठने के minimum बाद है। आप थोड़ा सा चलेंगे तो इसका ऐसी काम छोड़ देगा। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, तो इंपोर्ट की गाड़ी नहीं आने देते, यहाँ बनती नहीं तो गाड़ियां लें कहां से? गधा गाड़ी के ऊपर बैठ जाए। अगर जो बाहर आज टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर की अगर बात करें तो नहीं, ऐसी ऑटो काम का AC क्या लोकल करेगा? गाड़ियों में ऐसी काम नहीं कर रहे। अच्छा सर मियां साहब देखिए, आपके चैनल पे बैठे हैं, आप मुझे बताएं कि 30 से 35 साल हो गए टोयोटा को, उसने इस कौम को क्या दिया 30-35 साल में? जारादारी। हम जब से पैदा हुए हैं, हमारे बच्चों की शादियां होने वाली की, उनके बच्चे आगे हो गए माशाल्लाह, और आज तक टोयोटा वहीं पे खड़ी है। होंडा सिटी है आपके पास, सिविक है, और क्या देती है ये कौम को? ये कंपनी ये 30-35 साल तक लोगों ने, हमारा नेबरहुड में क्या हुआ, एक कंपनी बनी टाटा, और वो पूरी दुनिया में राज करती है। आज जापान अपनी गाड़ियां बनवा रहे हैं इंडिया से। सवाल है कि क्या कोई ऐसा वक्त भी आएगा, कब हम ये काबिल होंगे कि हम अपनी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ब्रांड ले आए पाकिस्तानी? कभी भी नहीं कि हम होंगे भी जब इस तक काबिल ये हो ताले जाएं। ना लगे, ये शोरूम्स बंद ना हुए, हमने ये कारोबार ना छोड़े। ये नहीं हो सकता। कारोबार सिर्फ होंडा और टोयोटा के लिए और सुजुकी के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना है। क्यों नहीं आने देते? अब पूरी दुनिया में गाड़ी है, कौन सी कंपनी है जिसकी छोटी गाड़ी नहीं है? ये कहते हैं सिर्फ आल्टो है। मुल्क की अभी सर मिसाल मैं दी आपको है। बताता हूँ, वहां पे टाटा है, पूरी दुनिया को गाड़ियां डिलीवर कर रहा है। जापान अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से करवा रहा है। यार आपको शर्म हम नहीं आती? किसी से और काम रेंज आप- रोवर बन रही है, रेंज रोवर बन रही है। आपके हमसाए में यहाँ पे 30 किलोमीटर दूर, 40 यहाँ पे किलोमीटर दूर आल्टो सब भी कुछ ये हो रहा है। अपनी नहीं बना रहे, ये भी आधा सामान बाहर से मंगवा रहे हैं। 80% अपने मुंह से कहते हैं। सर देखें, इन लोगों को जब तक आप सेट नहीं करते, ये जो अभी आसिफ खान साहब ने बात की, आप छोटी गाड़ी है इनसे क्यों नहीं बनवाते? ये सारी दुनिया में बनाते हैं, इधर नहीं बनाते। और फिर जब तक आप हर कंपनी की छोटी गाड़ी है, पाकिस्तान में नहीं है, यार- सिर्फ सुजुकी। क्या है, जब ये देखते हैं कि कोई और गाड़ी पाकिस्तान में आने लगी है, ये भाग के मिनिस्टरों के गोडे पकड़ लेते हैं। और जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने आज तक हमें ये नहीं बैठ के हमारे साथ आज तक कोई मीटिंग बिल्कुल नहीं ठीक की है, आसिफ आज साहब तक मिले साथ नहीं ही है। रहिएगा। मैं जियाउल्लाह साहब ये बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके सामने ही है, हुकूमत ने तो फाइनल कर लिया है, तो आपका लाएअमल क्या होगा कि आप इस काबिल हैं कि आप कोई ऐसी तहरीक लाएंगे कि हुकूमत को फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दें? हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, वज़ीर आला साहबा से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और फिनांस सेक्रेटरी साहब से, कि बजट हमारा चला गया 16 तारीख को, पहले 13 तारीख को पेश हो रहा था, अब 16 तारीख को चला गया है। तो 18वीं तरमीम के तहत सूबे सारे खुद मुख्तियार हैं। खुदारा जो दूसरे सूबों में चल रहा है उस तनासब से हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, और जो दूसरे सूबों में मरात मिल रही हैं मुलाजमीन को, वही मरात पंजाब में दी जाए। पंजाब के सरकारी मुलाजम ने कौन सा कसूर कर दिया है, कौन सा उन्होंने गुनाह किया है कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन हमें मिलनी थी 30 लाख रुपए, वो हमें मिल रही है 17 से 18 लाख रुपए, या 14 लाख या 15 लाख रुपए, और जो पेंशन मंथली पर मंथ हमें मिलनी थी 50,000 रुपये, वो हमें मिल रही है 23-24 हज़ार रुपये। अब मुझे ये बताएं कि 60 साल की उम्र में जब इंसान जाता है नौकरी करके 30 साल 40 साल, तो खाली हाथ जाएगा। अब 17-18 लाख में मुझे ये बताएं कि क्या किसी बच्चे की शादी हो सकती है? नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ज़ियाउल या साहब, कोई क्या- घर बन क्या- सकता है? ये इसके ऊपर बात कर रहे थे, क्या वजह है कि कोई भी IMF का अगर बात कर लें, कोई डिडक्शन हो, तो सबसे पहले वो पंजाब से शुरू करते हैं। अभी तक IMF की अगर बात करें या जो भी आपके अलाउंसेस की डिडक्शन की गई है, वो अभी तक पंजाब में हुई है, बाकी सूबों में एज सच नहीं हुआ उस तरह जिस तरह पंजाब में किया जा रहा है। तो ये क्या वजह है? सर मैं तो यही समझता हूँ कि IMF का जोर जो है ना वो सिर्फ पंजाब के ऊपर चलता है। हमारे सियासतदान या कमज़ोर है या कंप्रोमाइज़ है। तो खुदारा ये कुछ इसके ऊपर नज़रसानी करें कि नहीं, अब आपके सामने सबसे मिसाल है कि यहाँ पर गाड़ियों के ऊपर IMF ने कहा कि जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं गालबन
उसके ऊपर रिलीफ दिया जाए। रिलीफ तो होना लेकिन चाहिए। देखिए आप IMF की यहाँ बात नहीं मानी। नवीद भाई अगर देखें हाइब्रिड गाड़ी रखेंगे ना, अभी आपकी गाड़ी कर रही है 15, वो 30-40 करेगी, आपको रिलीफ मिलेगा, पेट्रोल यूज नहीं होगा। नहीं, हम IMF की बात करते हैं कि उनकी बात नहीं मानी गई, नहीं यहाँ मानी पर। गई। लेकिन आप वाले फैसले में उसमें सर मैं केस आपको में आप उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि ये IMF का एक बहाना है, सरकारी मुलाजम निशाना है। अच्छा, ये सीधी सी शेर बना बात लिया। है, क्योंकि नहीं वो सीधी सी बात है कि सरकारी मुलाजम को इन्होंने खत्म करना है। ये अब ये एक मिनिस्टर तो आप साहब- काम नहीं करते, मिनिस्टर- उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, आपके बगैर ये महकमे चल जाएंगे। सर हम चैलेंज करते हैं कि जो सरकारी मुलाजम डिलीवर कर रहा है कोई करके दिखाए। ना हमारा सियासतदान डिलीवर कर सकता है, हुकूमत कहती है कि ना एक दफा वो- भर्ती हो जाते हैं, सर- भर्ती होने के सर, बाद इनकी तनख्वाह लग ना- जाती है ना वो- और उसके बाद तनख्वाहें वसूल करते, काम नहीं करते, आप आते भी सर नहीं है महकमों में। ये महकमे चल किस तरह रहे हैं, ये महकमे चल किस तरह रहे ये तो आपने ये बताना जो है। मरात इनको मिल रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं या जो सियासतदान ले रहे हैं, ये मुफ्त का पेट्रोल, मुफ्त की गाड़ी, मुफ्त का घर, ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है? और मैं क्योंकि मेरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मेरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ अलग है, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो आमदनी इकट्ठी कमाई करता है, करके दे रहा है। कमाई करके दे रहा है, खुदा की कसम वो पूरा पंजाब उसको खा रहा नहीं, फिर है। तो आप- लेकिन फिर तो अब- आपका हक बनता है कि अब तनख्वाह बोर्ड- बड़ी- देखो बड़ी मैं 20 साल से कलप रहा हूं अपने SMBR साहब को, सेक्रेटरी रेवेन्यू साहब को, बार बार दरखास्तें दे रहा हूं कि हमें कम से कम, देखो पूरे पंजाब को हम जमीनें देते हैं, तो कम से कम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन को यहाँ पर ज़ियाउल्लाह साहब घर एक दिया सवाल जाए, है, जमीन दी जाए। सिविल सेक्रेटेरिएट और जुडिशरी, ठीक है, और महकमा कानून, इनके मुलाजमीन में ऐसा खास किया है कि आपकी तनख्वाहों से वो ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। यही तो हमारा रोना है ना, यही तो रोना है कि ये डिस्पैरिटी क्यों है, ये तफरीक क्यों है कि हमने सुबह से लेकर 24 घंटे के हम मुलाजिम हैं, 24 घंटे काम करते हैं, रात को हमें कॉल आ जाती है, 12 बजे 1 बजे हम दौड़ लगाते हैं, अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, सारा दिन काम करते हैं, सारी रात काम करते हैं, और इस मुल्क के लिए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इसके लिए हमने काम करना है और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। और अब हमारा लायामल यही होगा कि अगर हमारे तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा ना किया गया और हमारा जो लीव इनकैशमेंट है और 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन और 17A वापस ना 2 हुआ, दिसंबर का गवर्नमेंट रिटायरमेंट अलाउंसेस का जो डिडक्शन की गई है, जी बिल्कुल, इसी तरह जो हमारी पेंशन के ऊपर डिडक्शन हुई है, तो इसके ऊपर हम पूरा, अभी मैंने तमाम एप्का के ग्रुप जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए, अभी मैंने मीटिंग करके आया हूँ, और इंशाल्लाह ये 15 लाख मुलाजम ये बिल्कुल असेंबली के सामने बैठेगा, हम अपने बच्चों को तक ले आएंगे, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही वहाँ पे है। इस 15 दिन नाइंसाफी क्या को बात कर रहे हैं, इस यहाँ पर नाइंसाफी को हम कबूल नहीं करेंगे। डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ प्रोफेशनल बैठे रहे हैं, वो उनके ऊपर टार्चर जिस तरह हुआ वो फिर उनको जाना पड़ा। ये आप क्या बात कर सर रहे हैं? मेरी बात सुने, हमारे पास गन्ने तो नहीं है, हमने बैठना है, हम लाठियां भी खाएंगे, हम इनकी शेलिंग भी बर्दाश्त करेंगे, और इंशाल्लाह मैं ये गारंटी से कहता हूं कि पंजाब का मुलाजम जाग चुका है। सरकारी मुलाजम के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, ये सरकारी मुलाजम अब अपने साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। बिल्कुल ठीक है। शफीक गुज्जर साहब बताइएगा कि क्या जो सरकारी तंजीमें होती हैं, ख़ास तौर पर ये इनके बनाने का मकसद यही होता है कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए, तो क्या आप में इतनी पावर नहीं है कि आप, जो एक फ़ैसला हुआ है, आपका एक दौर था कि आप सारी तंजीमें इकट्ठी होकर जो है वो फैसला करने पर मजबूर कर देती थी हुकूमत वक्त को, क्या अब आपके पास इतनी पावर है कि आप हुकूमत को मजबूर कर दें कि आपकी तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा किया जाए? जी मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि देखें अभी आपके सामने ज़ियाउल्लाह नियाज़ी साहब फरमा रहे थे कि हमने तमाम ग्रुप्स जो है ना एप्का के उन्हें इकट्ठा किया है, उनके साथ मीटिंग की है और ये फ़ैसला किया है कि हमने इकट्ठे ये एहतजाज करना है, और एहतजाज उस दिन करेंगे जिस दिन पंजाब का बजट अनाउंस होगा। पंजाब असम्बली के सामने इंशाल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारी रीत रही है ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की हमेशा कि हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। हमारी तंजीम मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। दीगर तंजीमों की आप बात कर रहे हैं, दीगर तंजीमों की हम बात नहीं करते। हमने तो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की आप बात कर रहे थे, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ क्या किया इन्होंने? देखिए, आप अगर एहतजाज करेंगे, आपके सामने ही है, आप भी शोबा सेहत से वाबस्ता हैं, तो ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जो हुआ है हाल, वो पंजाब असम्बली के सामने उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उसके बाद वज़ीर आला पंजाब का एक बयान भी आया था कि यहाँ पर उनके साथ उन्होंने यहाँ पर क्या किया और उनको कोई बात उनकी नहीं मानी गई। तो अब आप समझते कि सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे होकर मजबूर कर देंगे हुकूमत को?
जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अलावा दीगर तंजीमों को भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो भी देखें, तनख्वाहें सिर्फ क्लरिकल स्टाफ की या एप्का के मुलाजमीन की तो नहीं बढ़ती ना, तनख्वाहें तो एप्का हमेशा प्रोटेस्ट करती है, पुरअमन प्रोटेस्ट करती है, और स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 22 तक के तमाम मुलाजमीन को तो यानी यकसान आपके एहतजाज का फायदा बेनिफिट जो है वो ब्यूरोक्रेसी तमाम और मुलाजमीन को। गस्टेड ऑफिसर्स को भी होगा। जी गस्टेड ऑफिसर को पहली दफ़ा नहीं होगा, इससे पहले भी होता रहा है, और हमेशा ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे क्लर्क की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, हमारे नायब कासिद की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ऐसे मिनिमम कितने कभी फीसद नहीं तक हुआ। आप कहते हैं कि जी आपका ऐलान कर दिया जाए तो आप खुश हैं? जी देखें, हम तो महंगाई के तनासब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अगर महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाता तो हम ये पुरअमन प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन शफीक गुज्जर साहब, हमेशा जब बजट आता है आपने हमेशा जो है वो एहतजाज किया, आप कभी खुश नहीं हुए सरकारी मुलाजमीन। तो कोई तारीख में ऐसा बजट है जिसके ऊपर आप खुश हुए हो कि ये बजट में अच्छी तनख्वाहों में इजाफा किया गया? कोई तारीख में ऐसी मिसाल है तो बता दें। सर बेशुमार मियाँ साहब, बेशुमार मिसालें ऐसी हैं कि जब हुकूमत हमारे मुतालबात मंजूर करती है, जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड होता है उस पर हुकूमत हमारे साथ बैठती है, मुज़ाकरात करती है, हमारे वो मुज़ाकरात तस्लीम करती है, तो हमने एक बार नहीं कई बार अज़हार तशक्कर भी किया है, प्रोटेस्ट ही नहीं किया, अज़हार तशक्कर भी करते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। दुआ लेकिन करें कि ये शफीक गवर्नमेंट गुज्जर भी साहब, हमारे क्या साथ आप ऐसा ये करे? नहीं समझते कि आपके अपने अंदर कई ग्रुप्स बन चुके हैं जिसका हुकूमत फायदा उठाती है? अगर आप इकट्ठे हों और यूनिटी हो तो आपकी बात मानी जाए। जी मियाँ साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली दफ़ा हमने ये भी कर दिखाया है कि एप्का के 4 ग्रुप हैं, आपके इल्म में हैं जी। अभी आपके इस प्रोग्राम में आने से पहले हमने चारों ग्रुप्स को इकट्ठा किया है और मीटिंग किया है और ये फैसला किया है कि ये प्रोटेस्ट हम इकट्ठे मिलकर करेंगे। और इसके बाद भी जब कभी भी एहतजाज करना पड़ा, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के चारों ग्रुप्स एक प्लेटफार्म पे होंगे और इकट्ठे एहतजाज करेंगे। फिर जो है वो आप समझते कि इस मामले पर कम से कम आपकी यूनिटी है? जी इंशाल्लाह हम इन तमाम ग्रुप्स को साथ लेकर चलेंगे। अगर देखिए मियां एहतजाज साहब, के बाद सरकारी- भी कोई फैसला नहीं आता तो फिर क्या करेंगे? खामोशी इख्तियार कर लेंगे? जी ऐसा कभी नहीं होगा, खामोशी क्यों इख्तियार करेंगे मियाँ साहब? देखें, हमारा लीव इन कैशमेंट का जो इशू है आपके सामने है जी। सबसे पहले वो नोटिफिकेशन इन्होंने किया, उसके बाद देखें यतीमों बेवाओं का हक जो है, हमारा 17A का रूल जो है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। आप भी समझते हैं कि खुदा ना करे, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, इस पे हमारा यकीन है बीइंग ए मुस्लिम। तो जब किसी मुलाजिम की दौरान सर्विस डेथ होती थी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 17A के तहत 17A भी खत्म कर दिया गया। उसके बिल्कुल ठीक है। बीवी, हाँ जी, बच्चे को ना एक स्केल नंबर 1 से 11 तक की ना मुलाजमत मिलती थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद ये जो हमारा नोटिफिकेशन है 2 दिसंबर के न्याय साहब ने आपके सामने वो बात पेंशन की है। रिडक्शन का एक फैसला किया है जो आपकी कटौती शुरू हो चुकी है। जी कटौती है। देखें मियाँ साहब, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से टैक्स कटौती हो रही है, इनकम टैक्स का हाँ, वो काटा जा सबसे रहा है। ज्यादा टैक्स आप पे करते हैं। और सबसे ज्यादा टैक्स भी सरकारी मुलाजिम दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारा मेडिकल है, मेडिकल बिल्कुल अलाउंस है, साथ ही सफरी रहिएगा जरा। अलाउंस है। मैं तमाम जो गेस्ट उनसे क्लोज रिमार्क्स ले लूँ, क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूँ। हाफिज़ साहब क्या कहेंगे इख्तिताम पर? सर इख्तिताम पर आपके टीवी प्रोग्राम के तवज्जुह से गवर्नमेंट से यही गुजारिश करती हैं कि हमारे जो मुस्तनद ज़राए हैं उनसे हमें पता चला है कि 5 ईयर्स जो है इंपोर्ट है उससे गवर्नमेंट ओपन करने जा रही है। अगर ये खबर है तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि 5 ईयर्स अगर ओल्ड गाड़ी, अच्छी बात है कि अच्छी खबर भी आ रही है। कोई अच्छी खबर उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसको कर देगी। अगर 5 ईयर्स ओल्ड गाड़ियाँ इंपोर्ट होना शुरू हो जाती हैं
तो उससे एक आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मसलन कि अगर 5 इयर्स गाड़ी आती है, जो ऑल्टो आपको यहाँ पे 35 लाख में एक खटारा ऑल्टो मिल रही है, तो आपको 30 लाख या इससे भी कम के बजट में बहुत अच्छी इंपोर्टेड गाड़ियां मिलना शुरू हो जाएगी। और जिस तरह टेम्परेचर आज आप देख रहे हैं 47 प्लस है, तो इस टेम्परेचर के अंदर जापानीज गाड़ियां भी निस्बतन लोकल की बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। और बहुत तो सारी ये कब से शुरू हो जाएगा? देखिए, उम्मीद तो है कि कुछ दिनों के अंदर एक SRO जारी कर दिया जाएगा, हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, और इंशाल्लाह 5 इयर्स जो गाड़ियों की एज है वो 5 इयर्स कर दी जाएगी। उम्मीद तो बड़ी है, और इसको अगर गवर्नमेंट कमर्शियल कर दे तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जितनी भी ड्यूटीज लगी हैं, तो ये पहली इंडस्ट्री डूब चुकी है। खुदा नहीं, इस तो फिर इंडस्ट्री उन पर रहम कंपनियों का करे। क्या बनेगा जिनकी पहले जारादारी है, उनका क्या बनेगा? देखिए, उन गाड़ियों की, उन कंपनियों की इजारादारी का खात्मे का एक ही तरीका है कि हेल्दी कंपटीशन हो, इंपोर्टेड गाड़ियों को 5 इयर्स किया जाए, ड्यूटियों के अंदर रिलैक्सेशन की जाए, ताकि वो गाड़ियां जब आएंगी तो एक कंपटीशन पैदा होगा और उस कंपटीशन में आवाम का फायदा। आसिफ खान साहब, भाईजान मैं यही कहूँगा कि जब हम तो चाहते हैं गाड़ियाँ, अगर आप पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियाँ बनाएं कि हमें जापान से ना मंगवानी पड़े, तो हमें ज़रूरत क्या है जापान से मंगवाने की? जब पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो आप अच्छे पैसों में अच्छी गाड़ी ले सकें, तो फिर हमने तो भाईजान जापानीज़ गाड़ियों को ही याद करना है ना, या उनके पीछे ही भागना है। जैपनीज़ गाड़ियाँ 5 साल अगर ये कर देते हैं तो अच्छी बात है, और लेकिन ये भी पहले जिस तरह हमें इन्होंने 2 माह हमारा कारोबार बर्बाद किया कि IMF ने कह दिया जी इनको रिलीफ दें, इसी तरह भी ये चेक नया करने कोरोना कहा आ भी गया। है कि नहीं वैसे? बिल्कुल भी नहीं होना ये 10 साल जो है, 5 साल से 10 साल बड़ी गाड़ियों का सुना था, वो भी नहीं हो रहा। और मैं तो जो है ना, हम ये स्ट्राइक जो नहीं करेंगे, हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम साहबा से, और फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे जो है ना मलिक अहमद ख़ान साहब से, जो हमारे असेंबली के स्पीकर असेंबली हैं, वो मुल्क के बारे में बड़ा अच्छा सोचते हैं। तो मलिक अहमद ख़ान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा असेंबली में हमारी आवाज़ पंजाब असेंबली में बुलंद करें, और इस बजट को जो है ना रिवर्स करें, और प्लीज़ जो है ना हमें एक दफ़ा इससे बचा लें, क्योंकि अभी सख्त नहीं है, ये हमारा कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, बिल्कुल आगे सेल बिल्कुल कम है, लोग बेचारे नहीं खरीद रहे गाड़ियाँ, तो और हो जाएगा। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि असेंबली में, पंजाब असेंबली में, नेशनल असेंबली में इसको, हमारी गाड़ियों का जो है ना सिस्टम पाकिस्तान का, इसको देखा जाए गौर से कि इसको कैसे रन करना है, और हमें कमर्शियल किया जाए और अच्छे तरीके बताए जाए। टाइम कम है जी। ज़ियाउल्लाह साहब, हमारी दरख्वास्त है हुकूमत पंजाब से कि खुदारा के मुलाजमीन को जीने का हक़ दिया जाए, और उनकी जो तनख्वाहों में मुनासिब इजाफ़ा किया जाए, ताकि वो अपने बच्चों को तालीम तरबियत बेहतर तरीके से कर सकें। और मैं एंड पे उम्मीद लगा कर बैठा हूँ, और तमाम पंजाब का मुलाजम की उम्मीद जो है ना, वो स्पीकर असम्बली मलिक अहमद ख़ान है, वो क्योंकि उन्होंने पहले भी मुदाखलत की थी, जिसकी वजह से हमारा 35% तनख्वाह बढ़ी थी। हम उसके मशहूर हैं। जब इंटरम हुकूमत थी, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे पिछली हुकूमत में, तो अब भी हम तवक्को रखते हैं। और पिछले दिन मेरी मलिक अफजल खोखर साहब से, MNA साहब से मुलाकात हुई थी, उसको चार्टर ऑफ डिमांड दिया था। तो मुलाजमीन तवक्को रखते हैं कि खोखर साहब भी बड़े अच्छे इंसान हैं, और उनका भी बड़े अच्छे मरासम हैं वज़ीर आला साहबा से, हमारी डिमांड वहाँ तक पहुँचाएँगे, और हमें इस बजट में अच्छा रिलीफ मिलेगा, ताकि सरकारी मुलाजम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर सकें। शफीक गुज्जर साहब क्या कहेंगे, 30 सेकंड में बता दें। जी मियाँ साहब, मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ हुकूमत वक़्त से कि हमारी तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफ़ा किया जाए, पेंशनर की पेंशन में महंगाई के तनासब से इजाफ़ा किया जाए, और हमारा लीव इन कैशमेंट का 17A का 2 दिसंबर के जो 2 नोटिफिकेशन हैं वो वापस लिए जाएँ। स्कूलों और हस्पतालों की जो नजकारी की जा रही है उसे रोका जाए। उसके बाद हमारा मेडिकल और दीगर अलाउंसेस जो हैं उनमें महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। बहुत शुक्रिया। शफीक गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी जी, आपके चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमेशा हमारी आवाज़ जो है ना पहुंचाई है लोगों तक। और आप हमारे जब पहले भी इशू बनते हैं तो बड़े से चैनल जो है ना वो रुक जाते हैं कि नहीं जी हम इस इशू पे नहीं कर सकते, आपका प्रोग्राम लाहौर रंग जो है ना चैनल हमेशा हमारी आवाज़ का वसीला बना है। और नवीद साहब आपने हमेशा जो हमारी आवाज़ बहुत शुक्रिया। आफिस सजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आसिफ अख्तर खान साहब, ज़ियाउल्लाह खान नियाज़ी साहब और शफीक गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बात जो सामने आई वो यही है कि अगर स्टेक होल्डर की बात को सुना जाए, ज़ाहिर कोई पॉलिसी का मसला है, गाड़ियों की जो सेल्स टैक्स गाड़ियों के ऊपर लगाया गया तो इसमें कुछ अगर स्टेक होल्डर से मिल लिया जाए तो काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है। यही एक मुतालबा है।
आल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के रहनुमा, यही उनकी एक जो है वो एक यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ भी है और वो मुतालबा भी कर रहे हैं कम से कम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर कोई पॉलिसियाँ ऐसी बनाई जाएँ जो बेहतर हो। और साथ मुलाजमीन के जो तनख्वाह का जो मामला है उसके ऊपर भी मुलाजमीन जो है वो इस तनख्वाह के ऊपर जो वफाकी हुकूमत की जानब से 10% का इजाफा किया गया है वो भी मशरूत है, उसके ऊपर भी जो है वो बिल्कुल इस वक्त मुलाजमीन खुश नहीं है। वो कहते हैं जी हम तो एहतजाज भी करेंगे और 18वीं तरमीम का यहाँ पर वो तज़किरा कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम जब आ जाती है तो फिर जो सूबे अपना फैसला कर सकते हैं। तो उन्होंने एहतजाज का अंदिया दिया। अब देखते हैं क्या बनता है। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।